Hello and welcome to my channel for all civil services concepts that matter. The need to safeguard the right to vote. A move that endangers the right to vote. Why is India forcing 80 million people to justify their right to vote? Paradoxical that voting right isn't fundamental, says Supreme Court. तो न्यूज़ काफ़ी हैं बट मुद्दा सिर्फ एक और वो है राइट टू वोट। तो पहले बात करेंगे हम हाल ही की एक न्यूज़ की और उसके बाद हम आएंगे अपने मुद्दे पर। तो जून और जुलाई 2025 में ऐसा क्या हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तनातनी से दिखाई दे रही है। सो अहेड ऑफ बिहार इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एक्सरसाइज शुरू करी है इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने की, जिसको SIR कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े देख लेते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक चेकलिस्ट होती है जिसमें कई जगह के वोटर्स के नाम रजिस्टर्ड होते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल फ्रॉड को कम करना है। आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाने लगा है, वो भी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। सो इलेक्शन कमीशन की इलेक्टोरल रूल अपडेशन एक्टिविटी को SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। इसको इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत शुरू करता है। आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर देता है, जबकि सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए है और इसके तहत इलेक्शन कमीशन किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेशल रिवीजन के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है। जिस किसी को भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर को पता करना हो, वो यहाँ इस स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में 4 तरह के प्रोविजंस हैं: क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बिहार में 2025 से पहले इलेक्टोरल अपडेशन वाली ये SIR एक्सरसाइज 2003 में की गई थी। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक नॉर्मल एक्सरसाइज है तो इतना हल्ला क्यों? असल में लोगों को इलेक्शन कमीशन की 2025 की इस इलेक्टोरल अपडेशन वाली SIR एक्सरसाइज पे शक है और मेजरली 2 तरह से शक है। बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स की एक बड़ी जनसंख्या को लगता है कि अगर RPA 1950 के अंडर ऑर्डिनरी रेसिडेंस के प्रोविजन को स्ट्रिक्टली लागू किया गया तो वो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1915 के तहत सेक्शन 60 डिस्क्वालीफाई करता है नॉन सिटीजन्स को फ्रॉम बीइंग लिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल्स। सिमिलरली सेक्शन 19 मैंडेट करता है एक मिनिमम एज क्राइटेरिया और साथ ही यदि किसी स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को अपना राइट टू वोट प्रैक्टिस करना है तो उसको इलेक्टोरल रोल में शामिल होना होगा, जिसके लिए उसे प्रूफ करना होगा कि वो उस स्टेट की उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें उसे वोट करना है उसमें ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। यही चीज़ अगर स्ट्रिक्टली लागू होती है तो माइग्रेंट वर्कर्स को शक है कि वो बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जिसमें लीगल माइग्रेंट्स और लीगल माइग्रेंट्स दोनों शामिल हैं। PLFS 2020-2021 ये एस्टिमेट देता है कि लगभग 11% ऑफ टोटल माइग्रेशन पॉपुलेशन माइग्रेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रीजंस। ऐसे में ये प्रूफ कर पाना कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होता है ये प्रोविजन तो दूसरा शक ये है लोगों को कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये इलेक्टोरल रोल्स की अपडेशन वाली एक्सरसाइज SIR के तहत कई लोग, लाखों लोग डिलिस्ट होंगे बिहार से, तो कहीं ये मूव इलेक्शन कमीशन का NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को ट्रिगर ना कर दे और कहीं इस वजह से आसाम की ही तरह मास डिपोर्टेशन स्टेट से ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ 22 जुलाई 2025 की ये न्यूज़ कि इलेक्शन कमीशन की SIR की ये एक्सरसाइज अब तक बिहार में 18 लाख डेड इलेक्टर्स और 7 लाख डुप्लीकेट्स फाइंड कर चुकी है, जिनको डीलिस्ट किया जाएगा। तो पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या NRC
क्रिएट किया गया था 1951 में और उसे कोराबोरेट किया गया था 1951 के सेंसस के साथ। उसके बाद से नेशन वाइड अपडेशन ऑफ एनआरसी नहीं हुआ है। हालांकि 2014 में आसाम में ये अपडेशन शुरू हुआ और 2019 में ख़त्म हुआ। आसाम देश का इकलौता राज्य है जहां एनआरसी अपडेट हुआ है। आपको बता दें, एनआरसी सिटीजन्स को नॉन सिटीजन्स से सेपरेट करता है और उन्हें इलीगल माइग्रेंट करार देता है, जिसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी या स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। आसाम में इस एक्साइज के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.9 मिलियन पीपल स्टेटलेस हो गए, हालांकि उन्हें डिपोर्ट अभी तक नहीं किया गया है। तो माइग्रेंट लेबरर्स का ऑर्डिनरी रेजिडेंट इशू और एनआरसी के इम्प्लीमेंट होने के सस्पिशन से होने वाले मास डिपोर्टेशन के खतरे, ऐसी वरीज की वजह से लोगों में फियर उत्पन्न हो गया और ऐसे में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये केस हाल ही में चल रहा है। इसके बाद एक काउंटर पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी गई, जो लोग इस प्रक्रिया यानी इलेक्टोरल रोल अपडेशन एसआईआर के फेवर में थे। तो ये है 9 जुलाई 2025 की काउंटर पीआईएल वाली न्यूज़, जिसमें लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इस एसआईआर एक्साइज को रूटीन बनाना चाहिए और पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। और ये न्यूज़ 10 जुलाई 2025 की है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही एपिक कार्ड को एज वोटर वेरिफिकेशन में एक्सेप्ट करने की सलाह दी है। इसके रिस्पॉन्स में 22 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और रेशन कार्ड, इन सबको स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स की तरह एसआईआर के लिए ट्रीट नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया कि ये जो भी प्रक्रिया है ये स्पेसिफिकली एंड ओनली फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस है, इससे आपकी सिटीजनशिप खतरे में नहीं आएगी, ये कोई एनआरसी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बोला कि डिस्क्वालीफाइड लोग वोट नहीं दे पाएंगे और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंडर अपने राइट टू वोट का वायलेशन क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। सो बिहार में एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अहम सवाल उठा, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे मेन मुद्दे पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट टू वोट। क्या ये लीगल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूपीएससी के सीएसई 2017 प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये अब तक की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के तरह आया। 2018 में जारी की गई आंसर की में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब जान लेते हैं कि राइट टू वोट इज ऑल्सो कॉल्ड सफरेज। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए और फ्रांस में भी राइट टू वोट फॉर विमेन काफ़ी लेट आया है। यूएसए में ये 1920 में और फ्रांस में 1944 में आया है, बल्कि उस समय भी इन कंट्रीज में ये यूनिफॉर्मली लागू ना करके एक तरह के प्रिविलेज क्लास क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के तहत लागू किया गया और ग्रेजुअली ही कई लड़ाइयों के बाद ये आज नॉर्मली अवेलेबल है वहाँ। जबकि भारत का केस इन डेवलप्ड कंट्रीज के केसेस से बिल्कुल अलग है। भारत ने ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को यूनिवर्सल सफरेज के तहत हर भारतीय सिटीजन के लिए, जो कि कम से कम 21 साल का है, ये राइट टू वोट अवेलेबल कराया। तो अनलाइक दीज डेवलप्ड कंट्रीज, द राइट टू वोट इन इंडिया वाज नॉट अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट बट एन इमीडिएट प्रोविजन। Also with the 61st Constitutional Amendment Act 1988, the voting age was lowered from 21 years to 18 years. आपको ये भी बता दें कि NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए राइट टू वोट 2011 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में संशोधन करके लाया गया। उसके अलावा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे नन ऑफ द अबव यानी नोटा का ऑप्शन डायरेक्ट इलेक्शंस में इंक्लूड किया गया फॉर राइट टू रिजेक्ट। अब एक नज़र उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जो राइट टू वोट के लिए रिलेवेंट है। अंडर आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, no persons to be declared ineligible for inclusion in the electoral roll on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them। ऐसे ही आर्टिकल 326 जो कि मेन आर्टिकल है हमारे राइट टू वोट को प्रोवाइड करने वाला, इसको हम एग्जैक्टली वैसे ही देखेंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसको अच्छे से रिव्यू करेंगे। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होंगे उनका बेसिस अडल्ट सफरेज होगा, यानी वो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि 18 वर्ष की आयु का है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो एंटाइटल्ड होगा
to be registered as a voter at any such elections. इसके साथ ही आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन के 4 क्राइटेरिया भी बताता है। वो हैं नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम या करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन का यही आर्टिकल हमें राइट टू वोट देता है। तो आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ऐसी कौन सी लॉज हैं इंडिया में जो हमारे राइट टू वोट को डिस्क्वालीफाई करने के कुछ प्रोविजंस देती हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 16 और सेक्शन 19। सेक्शन 16 नॉन सिटीजन्स के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है और सेक्शन 19 एक मिनिमम एज क्राइटेरिया और ऑर्डिनरी रेसिडेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें सेक्शन 62, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सेक्शन 62 ऑफ आरपीए 1951 के प्रोविजन आपके सामने हैं। ये कहता है कि नॉन सिटीजन्स वोट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी पर्सन एक जनरल इलेक्शन में मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वोट कर सकता। अगर करता है तो उसके वोट्स इनवैलिड हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी पर्सन किसी भी इलेक्शन में सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर देन वंस वोट नहीं कर सकता, नहीं तो उसके वोट्स इनवैलिड हो जाएंगे। और कोई भी पर्सन जो कन्फाइंड है एक प्रिजन में, वो भी वोट नहीं कर सकता है। इसका एक्सेप्शन सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत जो बंद हैं वो हैं। उसके अलावा जो प्रॉक्सी वोटर्स हैं उनके लिए जो 3rd और 4th नंबर के पॉइंट्स हैं वो वैलिड नहीं होंगे। और अब हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ राइट टू वोट इन इंडिया। तो राइट टू वोट की एवोल्यूशन की इस सीरीज में सबसे पहला केस आता है एनपी पुन्नास्वामी केस ऑफ 1952, जिसमें 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक वर्डिक्ट दिया। वो था वोटिंग इज अ स्टैट्यूटरी राइट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव लिमिट्स। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है ज्योति बासु केस ऑफ 1982, जहां 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वर्डिक्ट दिया कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसने कहा राइट टू वोट इफ नॉट अ फंडामेंटल राइट इज सर्टेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट because this right originates from Constitution and is in accordance with the constitutional mandate contained in Article 326. इसके बाद PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने वर्डिक्ट दिया कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके बाद 2006 के एक इंपॉर्टेंट केस कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ने 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने राइट टू वोट को एक स्टैट्यूटरी राइट करार दिया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसके डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस ने राइट टू वोट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट बनाने का डिबेट रिन्यू कर दिया है। और ये है अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस, जिसमें कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। और हालांकि इन्होंने अपने जजमेंट में 2006 के कुलदीप नायर केस के जजमेंट का पक्ष लेते हुए राइट टू वोट को एक स्टैट्यूटरी राइट का ही दर्जा दिया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बेंच के 5 जजेस दे वर यूनानिमस कि राइट टू वोट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसा कि ज्योति बासु केस ऑफ 1982 में था, बट दे स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इशूइंग अ जुडिशियल डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड, एंड द रीजन इट सीम्स इज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ओवररूलिंग अ जजमेंट बाय अ बेंच ऑफ कोऑर्डिनेट स्ट्रेंथ। हाउएवर इनका फाइनल वर्डिक्ट जस्टिस अजय रस्तोगी के डाइसेंट नोट के साथ आया, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि इट्स टाइम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू डिक्लेयर दैट द राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। और इसके अलावा इस केस के डेलिब्रेशंस के दौरान इस बेंच ने यह आश्चर्य जताया कि इवन दो डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज येट समवट पैराडॉक्सिकल कि राइट टू वोट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड अ फंडामेंटल राइट येट but has been termed as a mere statutory right. तो क्या आप जानते हैं कि नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि डेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950 है। इस साल 15वां संस्करण बनाया गया है नेशनल वोटर्स डे 2025 का। इसकी थीम रही है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, और ये मार्क करता है 75 ईयर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा देश है जिसने जुलाई 2025 में ये घोषणा करी है कि वो अगले जनरल इलेक्शंस के लिए वोटिंग एज को कम करके 16 साल कर रहा है? और वो देश है यूके। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक स्टे ट्यून्ड।